हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी पहली 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैं क्रिस्टलीय ठोसों तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। जिसमें से पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस, तथा तीसरा होता है आणविक ठोस, तथा चौथा होता है धात्विक ठोस। तो आज हम इन चारों प्रकार के ठोसों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है आयनिक ठोस। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा आज के हमारे टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि इन ठोसों के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, किस किस गुणों के बारे में, इन ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवयवी कण, कि जो ठोस है, जो क्रिस्टलीय जो ठोस है उसमें किस किस प्रकार के अवयवी कण हैं। दूसरा जो रहेगा बल या बंध, जब अवयवी कण है और जो ठोस बना हुआ है तो अवयवी कण किसी बल की सहायता से या बंध की सहायता से आपस में बंधित हुए होंगे, ये फिक्स बात है। बल या बंध तथा इनके गलनांक, क्वथनांक किस प्रकार से हैं, ठीक है। चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चालकता, कि कौन सा ठोस चालक, विद्युत का चालक होगा या कौन सा नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सारे एजेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। पांचवा जो टॉपिक रहेगा हमारा, कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, इसका नाम है आयनिक ठोस। सबसे पहले बता दूं, जो इसके जो क्लासिफिकेशन किया है हमने किया है अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बंधों के आधार पर ही क्रिस्टलीय ठोसों का ये क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। जिसके आधार पर क्रिस्टलीय जो ठोस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आयनिक ठोस में, अवयवी कण नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक ठोस होगा तो उसमें अवयवी कण के रूप में जो होगा वो होगा आयंस। अब आयंस 2 प्रकार के हम जानते हैं, धनायन और ऋणायन। इसके बाद अगर हम बात करें धनायन और ऋणायन जब हैं तो अभी बंधे हुए किसकी सहायता से, किस बल या बंध की सहायता से ये जुड़े हुए होंगे। तो ये जो जुड़े हुए होते हैं ये होते हैं प्रबल वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। अब मैं आकर्षण बल ही क्यों कह रहा हूँ, प्रतिकर्षण क्यों नहीं कह रहा, इसका मेरे पास बहुत अच्छा रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि जब कोई जो क्रिस्टल बन चुका है, क्रिस्टल है और स्थायी है, जब वो क्रिस्टल है और स्थायी है तो बेसिकली जब हम आयन जो होंगे उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि संपूर्ण क्रिस्टल में धनायन ही हो या संपूर्ण क्रिस्टल में ऋणायन ही हो। ऐसा तो पॉसिबल केमिस्ट्री के अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेस होगी वो सारी स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही होगी। किसकी स्थायित्व, स्थायित्व को ध्यान में ही रखते हुए केमिस्ट्री के अंदर सारी प्रोसेस कराते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो मैं प्रबल वैद्युत आकर्षण बल ही क्यों कह रहा हूं, प्रतिकर्षण क्यों नहीं कह रहा, कि जैसे कि ये कोई क्रिस्टल बन चुका है तो ये फिक्स है कि अगर ये आयनिक ठोस है तो इसमें धनायन दोनों ही उपस्थित होंगे। अगर एक ही प्रकार का आयन उपस्थित हो जाएगा तो ये स्थायी नहीं हो जाए, स्थायी बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब कोई चीज स्थायी नहीं होगी तो हम उसका अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इसके मध्य जो होता है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल ही कार्य करता है। इसके बाद अब जब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल है तो गलनांक व क्वथनांक के मान भी अधिक होंगे, गलनांक व क्वथनांक भी अधिक होगा, व कठोरता भी उच्च होगी, गलनांक व कठोरता भी उच्च होगी। इसके बाद अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं चालकता का, कि चालकता किस किस बेसिस पे किसकी उपस्थिति पर आती है।
ध्यान रखना जब भी हम चालकता वर्ड की बात करेंगे तो या तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या रिक्त डी कक्षक या आयंस, कम से इनमें से अगर कोई भी एक चीज उपस्थित है किसी अणु या परमाणु के अंदर, या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, रिक्त डी कक्षक हो या आयन उपस्थित हो, तो वो 100% दर्शाएगा मुक्त आयंस, वो 100% ही विद्युत की चालकता को दर्शाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। अब आयनिक ठोस की बेसिस में बात करें कि आयनिक ठोस विद्युत का कुचालक होगा या चालक। सबसे पहली बात, ठोस है तो अगर ये ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का कुचालक होगा। क्यों होगा कि ना तो उसमें कोई मुक्त आयन है ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। हाँ, अगर हम इस ठोस जो आयनिक ठोस है उसको गलित अवस्था की स्थिति में बात करें, जैसे कि NaCl है। NaCl जो होता है एक आयनिक ठोस है, पर ये जो नमक आपने देखा होगा हमारे घरों में नमक NaCl ठोस अवस्था में रहता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन बना दें, विलयन बना दें, तो जो है वो जो NaCl है उसमें उपस्थित Na+ तथा Cl- जो आयंस है वो गति करने लगेंगे, और जब इससे हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये 100% ही विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि आयंस अब फ्री रूप में आ गए, स्वतंत्र रूप में आ गए। इसीलिए ठोस अवस्था में तो ये कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में ये होते हैं विद्युत के चालक। इसके बाद अगर हम बात करें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी की मैं आपको बात बता रहा था कि होती क्या है, इसमें जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी आयनिक ठोसों में जो होती है वो होती है भंगुरता। भंगुरता क्या होती है? भंगुरता या ब्रेकेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे में एक आयनिक मान के चलो ये कोई क्रिस्टल के ठोस है कि अब प्रश्न ये उठता है कि भंगुरता का गुण इसमें आता कैसे है, क्यों आता है? अब आयनिक ठोस है तो आयंस होंगे, ये मैंने यहाँ पर धनायन एकांतर क्रम में अल्टरनेटिव फॉर्म में बनाए हुए हैं। ठीक, तो अब देखें भंगुरता बेसिक मीन्स होता क्या है कि बल लगाने पर वो टूट जाए। भाई बिना बल लगाए तो वो टूटेगी नहीं चीज, ये तो आप भी जानते हैं। अब बल लगा रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर बल लगाया तो हम इस पे इतना बल लगा रहे हैं कि जो इसका जो धनायन है ये वाला वो खिसक कर यहाँ पहुंच जाए, ऋणायन यहाँ पर आ जाए। तो देखें ये गलत, ये यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो जब इस पर हम बाह्य बल लगाएं, इतना इस पर बाह्य बल लगा दें कि जो प्लस है वो यहाँ पर माइनस के स्थान पर और जो माइनस है वो प्लस के स्थान पर। तो स्ट्रक्चर में बीच वाली लाइन की बात करता हूं तो बनेगी क्या स्ट्रक्चर? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखें जो प्लस प्लस है वो अत्यधिक निकट दूरी पर आ गए हैं, अर्थात क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं समान आवेश में होता है रिपल्शन, समान आवेश में होता है रिपल्शन प्रतिकर्षण। क्या होता है? रिपल्शन प्रतिकर्षण, जिसके कारण ये यौगिक टूट जाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण टूट जाएगा और अस्थायी हो जाएगा। इसी गुण को कहते हैं आयनिक ठोसों की भंगुरता का गुण। इसके बाद अगर हम बात करें विलेयता की, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी की जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे, विलेयता।
कि एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, शायद आपने पहले पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर, चाहे इसे कंसेप्ट मान लें चाहे इसे ट्रिक माने, कि समान समान को घोलता है, समान को घोलता है। और समान से क्या मतलब है कि जो ध्रुवीय जो विलायक हैं, ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय अणु ही विलयशील होगा और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय अणु ही विलयशील होगा। जैसे कि ध्रुवीय विलायकों के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, H2O है, और जैसे कि SO2 और HCl इत्यादि ध्रुवीय विलायक हो सकते हैं। और अध्रुवीय विलायकों में जितने भी हमारे जो कार्बनिक विलायक होते हैं वो अध्रुवीय विलायक होते हैं, जैसे कि ईथर, बेंजीन, एल्कोहल, ये सारे होते हैं अध्रुवीय विलायक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आयनिक ठोस किस विलायक में विलयशील होगा। जैसा कि आपको पता है कि आयनिक कैसा ध्रुवीय होगा, तो ध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होगा, अर्थात जो है एक सार्वभौमिक विलायक के रूप में सार्वभौमिक जो ध्रुवीय विलायक होता है वो होता है H2O जल। ठीक, सार्वभौमिक जो विलायक होता है वो होता है H2O, होता है ध्रुवीय विलायक। आयनिक जो ठोस होते हैं वो जल में विलयशील होते हैं 100%। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl, KCl, KNO3। इसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट गुण की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो जैसा कि मैं बता चुका था, ये 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक और आणविक, और चौथा होता है धात्विक। आज हम इस लेक्चर में चारों की ही बातें करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होता है। पहली बात, सहसंयोजक ठोस के 3 नाम हैं कि इनको नेटवर्क ठोस और परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। वही पॉइंट की ठोस है तो अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। अवयवी कण कौन से होंगे, सहसंयोजक के नाम से स्पष्ट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अधातु परमाणु इसके अवयवी कणों के रूप में उपस्थित होंगे, अधातु परमाणु। और जब परमाणु उपस्थित होंगे तो किस किस बंध या बल की सहायता से, तो ये बंध होंगे जो सहसंयोजक बंध की सहायता से ये जो है अनुबंधित होंगे। सहसंयोजक बंधों की सहायता से ये बंधित होंगे, प्रबल सहसंयोजक बंधों की सहायता से, और जो है वो इससे गलनांक क्वथनांक की मान कठोरता भी उच्च होगी। अब देखें चालकता के बारे में बात करें कि ना तो सहसंयोजक है तो क्या होगा, चालकता के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिक्त कक्षक चाहिए या मुक्त आयन चाहिए। तो यहाँ तो कुछ भी उपस्थित नहीं है, चाहे आप ठोस की बात कर लो चाहे आप गलित अवस्था की बात कर लो, ठोस की या गलित अवस्था की बात कर लो, तो क्या होता है, दोनों ही अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है, दोनों ही अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है। परंतु यहां पर एक अपवाद होता है, इसका एक उदाहरण जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट की जो मैं इस जो ये एक तरीका का कार्बन का अपर रूप है, और ये सहसंयोजक ठोस भी होता है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, परंतु मैं इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल बताऊंगा संक्षिप्त रूप में। बिल्कुल मैं थोड़ा सा बता दूं कि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो परतनुमा होती है। क्या होती है, परतनुमा होती है। और परतनुमा होती है और क्या होता है, जो ग्रेफाइट है, जैसे कि कार्बन का अपर रूप है, हम जानते हैं कार्बन का अपर रूप जब है और इसमें जो कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु का जो संकरण होता है वो होता है sp2, अर्थात
sp2 से मतलब एक x कक्षक, दो p कक्षक, कौन से px तथा py। परंतु हम जानते हैं CNO 432, ये ट्रिक याद रख लेना कि कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, अतः जब कार्बन की वैलेंसी 4 है और संकरण तो हो गया इसमें एक तो s कक्षक, एक दो p कक्षक, अर्थात जो कार्बन है वो अपनी जो चारों वो 3 कार्बन परमाणुओं से 3 बंध बना चुका है, अर्थात कार्बन के पास अभी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, क्योंकि sp2 संकरण के कारण कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी कारण ये ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालन करता है। यही एक अपवाद है इस सहसंयोजक ठोस का। परंतु इसी की तरह एक जो बहुत प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ आपने सुना होगा जो कि हीरा है। हीरा जो है वो भी एक कार्बन का अपर रूप होता है। इसका प्रत्येक परमाणु का संकरण sp3 होता है और ये विद्युत का कुचालक ही होता है। विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके प्रत्येक परमाणु का जो संकरण है वो होता है sp3। चलो आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि अवयवी कण हो गए, बंधन हो गया, ठीक है, चालकता हो गई, कठोरता हो गया। अब भंगुरता कैसे होती है सहसंयोजक ठोस में। अब मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बताना चाहूंगा कि जितने भी सहसंयोजक जो ठोस होते हैं वो होते हैं दिशात्मक प्रवृत्ति के। अब दिशात्मक प्रवृत्ति का जो एक्सप्लेनेशन है आप थोड़ा सा सुन लें जिससे कि आपको ये समझ आ जाए, वरना मैं कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में बताऊंगा। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिशात्मक सहसंयोजक बंध का दिशात्मक गुण। जैसे कि आपने शायद पढ़ा हो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध का जो निर्माण होता है जब कोई लिगेंड बंध बनाने के लिए आता है, जब आता है तो वो उचित दिशा से ही या तो अक्षों के मध्य से या अक्षों के ऊपर से आक्रमण करता है, तभी तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। एक फिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर वो अक्षों के मध्य से आया तो कौन से बंध का निर्माण होगा और वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी दर्शाएगा। और ये तो बात हो गई उपसहसंयोजक यौगिकों की। परंतु जो उपसहसंयोजक होता है डेटिव बॉन्ड, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही परमाणु को होते हैं। परंतु हम आज बात कर रहे हैं सहसंयोजक यौगिकों की दिशात्मक गुण की। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि बोरॉन जो अणु है, बोरॉन है तो बोरॉन का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बोरॉन 5 1s2 2s2 2px1, अर्थात जो है जो पी कक्षक 3 प्रकार का होता है। पी कक्षक px, py और pz। तो ये तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक बोरॉन की तो बात ये हो गई। आप जानते होंगे जो पी कक्षक होती है उसकी आकृति होती है डंबलाकार, यानी कि लाइक दैट, इस तरीके से ये, ठीक है। ये कोई जैसे कि हम px बनाते हैं तो ये x एक्सिस मान लो, x एक्सिस हो गई है। और अगर हम दूसरा अणु, क्योंकि B2 अणु है, तो कोई भी बंध बनता है वो कक्षकों के अतिव्यापन से ही बनता है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है दोस्तों संकरण की।
इसलिए इस लेक्चर में बताना पूरी पॉसिबल नहीं होगा, परंतु आप इसके लिए थोड़ा समझ लें कि दिशात्मक गुण के लिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, तो अब अगर हम दूसरा बोरॉन अणु लें तो वो सेम प्रोसेस ही होगी। तो जैसे कि उसमें भी px में ही एक अणु होगा, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब इसमें बंध का निर्माण कब होगा कि जब ये दोनों अति व्यापन करेंगे x अक्ष पर, क्योंकि px में एक इलेक्ट्रॉन है और px में ही दूसरे अणु में इलेक्ट्रॉन है। अगर ये px पर ही अति व्यापन करते हैं तो ही बंध का निर्माण होगा, अर्थात बंध का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्थात बंध का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से सिग्मा बंध बनता है, इस तरीके से ही सिग्मा बंध बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूं कि अगर ये इस दिशा से आक्रमण नहीं करेगा तो बंध का निर्माण नहीं होगा। अगर वो बंध का निर्माण हो भी जाए कि हम ऐसी परिस्थितियां उसको प्रदान कर दें कि बंध का निर्माण अनुचित दिशा से हो भी जाए, तो वो बंध इस बंध की तुलना में काफी दुर्बल बनेगा। क्या होगा कि अगर हम इस अणु के साथ ऐसी परिस्थितियां डेवलप कर दें कि बंध का निर्माण हो भी जाए, तो जो बंध बनेगा वो जनरल कंडीशन के कंपेयर में बहुत ही दुर्बल बंध बनेगा, जिसके कारण हम उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही समझाना चाह रहा हूं जिस प्रकार। और परंतु अगर हम बात करें एस कक्षक की, तो एक्स कक्षक की आकृति तो गोलाकार होती है। वो चाहे किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकते हैं और किसी दिशा से अतिव्यापन कर सकते हैं, इस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पी कक्षक डी कक्षक पर ही दिशात्मक जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, पी कक्षक तथा डी कक्षकों की सहायता से बने बंधों पर ही दिशा का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो सहसंयोजक जो यौगिक हैं, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि जो भंगुरता कैसे आती है कि मैं जैसे कि मैंने आपको बोरॉन के उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जब कोई कक्षक है वो उचित दिशा से आक्रमण नहीं कर रहा है, उचित दिशा से आक्रमण नहीं कर रहा है, तो कंडीशन दो ही है। तो या तो बंध का निर्माण नहीं होगा, बंध का निर्माण नहीं होगा, या बहुत ही अधिक दुर्बल बंध बनेगा, बहुत अधिक दुर्बल बंध बनेगा। बस यही समझाना चाह रहा हूं कि दिशा का मतलब क्या होता है। ये बस सहसंयोजक बंधों की दिशात्मक गुण के कारण ही, बंधों के दिशात्मक गुण के कारण ही सहसंयोजक बंधों के दिशात्मक गुण के कारण ही इनमें भंगुरता का गुण आता है, इनमें भंगुरता का गुण आ जाता है कि जब दुर्बल बंध बन गया तो हम उसे बाह्य बल लगाने पर या ऐसी कंडीशन देने पर आसानी से तोड़ सकते हैं। बस यही भंगुरता हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ठोस की ओर कि आयनिक ठोस हो गया और हो गया क्या, जो अब बात आती है कि जो सहसंयोजक जो ठोस है उसको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं। नेटवर्क ठोस
कि जो अधातु परमाणु सहसंयोजक ठोस बनाने में भाग ले रहे हैं वो सहसंयोजक बंधों की सहायता से जुड़कर जो अधातु परमाणु सहसंयोजक बंधों की सहायता से जुड़कर एक विशाल त्रिविमीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसका उदाहरण है हीरा तथा ग्रेफाइट। ठीक, विशाल त्रिविमीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसके कारण ही है नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क से मतलब होता है जाल यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र। विशाल त्रिविमीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण इन्हें नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि नेटवर्क जो सहसंयोजक ठोस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका और बीएन। ये कुछ मोस्ट एग्जांपल्स हैं सहसंयोजक ठोस की। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा आणविक ठोस। क्या है आणविक ठोस? अब ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ठोस की ओर, जिसका नाम है आणविक ठोस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम बेसिकली 3-4 पॉइंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि अवयवी कणों के रूप में, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आणविक ठोस है, तो अवयवी कण के रूप में अणु ही उपस्थित होंगे। जब अणु उपस्थित होंगे और जब ये अणु है किसी ठोस के अंदर, तो ये किस बल या बंध की सहायता से बंधित हैं। तो ये जो अणु होते हैं ये वांडरवाल बलों की सहायता से बंधित होते हैं। अब वांडरवाल बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लंदन बल, द्विध्रुव बल या हाइड्रोजन बंध या बल कह सकते हैं। तो आणविक ठोसों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। आज तीनों ठोसों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई अणु ध्रुवीय और अध्रुवीय है, इसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक से हटकर अलग कंसेप्ट है, आप ये समझ लीजिए कि जो ध्रुवीय अणु होता है या अध्रुवीय जो अणु है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। कि सबसे पहले बात करें ध्रुवीय अणु की, तो जितने भी सममित अणु हैं वो सभी ध्रुवीय अणु, ठीक है, जितने भी ध्रुवीय अणु हैं वो जितने भी सममित अणु हैं वो सभी ध्रुवीय अणु होंगे। और सममित अणु हैं, सममित अणु की पहचान कैसे करेंगे, अर्थात अरे यार कंसेप्ट भूल गया मैं, थोड़ा सा एक सेकंड। ध्रुवीय अणु होगा अर्थात जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, वो होगा ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब कोई असममित अणु होगा। क्या होगा, असममित अणु होगा। अब असममित अणु की पहचान कैसे करते हैं। असममित अणु जिस पर लोन पेयर हो या सब बंध अलग अलग हो। दूसरी बात, अध्रुवीय अणु की पहचान कैसे करेंगे। अध्रुवीय अणु वही अणु होगा जो कि सममित होगा। सममितता की पहचान किसी अणु में कैसे करते हैं। पहली बात कि उस पर कोई लोन पेयर ना हो, उस अणु में कोई लोन पेयर ना हो, सभी बंध समान हो। अब सभी बंधों के समान होने से मतलब है कि जो जितने भी अणु है केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए,
वो सभी समान होने चाहिए। जैसे CCl4 जैसे मैं बनाऊं इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मली, तो ये होगी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, कोई लोन पेयर नहीं है, सभी बंध समान है। इसके लिए तीसरी कंडीशन और आ जाती है कि बंध लंबाई या बंध दूरी समान हो। अब इसके आधार पर तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बंधों की बंध लंबाइयों को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली इन दो पॉइंटों के बेसिस पर हम किसी अणु को ध्रुवीय या अध्रुवीय बता सकते हैं कि जो कार्बन है वो सभी बंध जो कार्बन है उससे जुड़े हुए सभी परमाणु समान है और कोई लोन पेयर उपस्थित केंद्रीय परमाणु पर नहीं है। इसीलिए ये अणु जो होगा वो होगा अध्रुवीय अणु अर्थात μ=0 हो जाएगा। अगर इसी के विहाफ पर हम बात करें कि अध्रुवीय अणु कौन सा होगा, अध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि बात करते हैं SO2 अणु की, मैं परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं। SO2 अणु है तो इसमें एक से अधिक परमाणु 100% उपस्थित होंगे। अणु का मतलब ही हो गया कि उसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो मानी गई है डाल्टन के अनुसार वो मानी गई है परमाणु। तो SO2 स्ट्रक्चर देखें, SO2 इस पर एक लोन पेयर होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली के प्रत्येक सदस्य पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। इसके बंध तो समान है, परंतु इस पर एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण, जैसा कि इसमें 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन पर, परंतु ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो इस पर एक लोन पेयर ही उपस्थित होगा। तो ये अणु हो जाएगा ध्रुवीय अणु हो जाएगा। अर्थात इसके लिए जो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 0। इस छोटे से कंसेप्ट की सहायता से, जो बेसिक सा कंसेप्ट है, इसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अणु ध्रुवीय और कौन सा अणु अध्रुवीय होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस में सबसे पहले बात करें अवयवी कण। अवयवी कण क्या होंगे, जैसे नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय आणविक है तो ध्रुवीय अणु ही इसके अवयवी कण के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि जो इनमें बल या बंध का जो प्रकार रहेगा वो रहेगा वान डर वाल बल। अब आप 11th में पढ़कर आए होंगे कि ध्रुवीय अणु के मध्य जो वान डर वाल बल कार्य करता है वो होता है द्विध्रुव